हेलो एवरीवन, दिस इज़ नोमान स्लिम, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज हमारा पीपीएससी लेक्चरर इकोनॉमिक्स की टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का 5th लेक्चर है। अगर आपने मेरे पिछले 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और साथ में उनके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। The maximum quantity of goods that can be efficiently produced by an economy using its scarce resources and available technology is called the supply curve, the demand curve, production possibility frontier, the supply demand equilibrium. सप्लाई और डिमांड और सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है। सो ये तो यहाँ पे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। और दूसरी बात यहाँ पे है कि हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी एज अ होल की, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी। सो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हमें ये शो करती है कि जो एक इकोनॉमी है वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर रही है या नहीं कर रही। सो द करेक्ट आंसर इज सी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आइए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लेट्स सपोज कि एक इकोनॉमी बस पिज़्ज़ा और शुगर प्रोड्यूस कर रही है। अगर वो सारे रिसोर्सेज शुगर के लिए यूज़ कर लेगी तो पिज़्ज़ा ज़ीरो प्रोड्यूस कर पाएगी, और अगर सारे रिसोर्सेज पिज़्ज़ा के लिए यूज़ कर लेगी तो शुगर ज़ीरो प्रोड्यूस कर पाएगी। पीपीएफ हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स बताता है जो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। पॉइंट बी, ए और सी एफिशिएंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि पीपीएफ के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे हमें ये शो करते हैं कि इकोनॉमी ने अपने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। पॉइंट डी और ई अटेनेबल तो हैं लेकिन इनएफिशिएंट हैं, क्योंकि ये पीपीएफ से बिलो हैं, और पीपीएफ से बिलो जो भी प्रोडक्शन होती है वो ये शो करती है कि अभी इकोनॉमी ने अपने फुली रिसोर्सेज यूज नहीं किए, इसलिए ये इनएफिशिएंट प्रोडक्शन होती है। और पॉइंट एफ जो कि पीपीएफ से अबव है वो ये शो कर रहा है कि ये डिज़ायरेबल तो है लेकिन अनअटेनेबल है, क्योंकि इकोनॉमी के पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतनी प्रोडक्शन कर सके। सो आपको यहाँ पे ये याद रखना ज़रूरी है कि जो भी पॉइंट पीपीएफ के ऊपर होंगे वो ये शो करेंगे कि ये एफिशिएंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी ने अपने सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज किए होते हैं। और जो भी पॉइंट पीपीएफ से बिलो होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी ने अपने पूरे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं किए होते। और जो भी पॉइंट पीपीएफ से अबव होते हैं वो डिज़ायरेबल तो होते हैं लेकिन अभी इतने रिसोर्सेज नहीं होते, जिस वजह से वो अभी अनअटेनेबल होते हैं। और पीपीएफ की शेप कनकेव टू रीजन होती है जो कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करती है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ शुगर प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी कोई कर्व कनकेव टू रीजन हो तो उसकी इंक्रीजिंग स्लोप होती है, और जब भी किसी कर्व की शेप कन्वेक्स टू रीजन होती है तो उसकी स्लोप डिक्रीजिंग होती है। अगर हम पीपीएफ की देखें तो इसकी शेप कनकेव टू रीजन है, इसलिए ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करती है। अगर हम पॉइंट बी पे आए तो यहाँ पे इकोनॉमी ज़्यादा पिज़्ज़ा प्रोड्यूस कर रही है और शुगर की प्रोडक्शन कम है। अगर इकोनॉमी बी से ए की तरफ मूव करती है तो उसको पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, तो शुगर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अगर ए से सी की तरफ मूव करती है तो और पिज़्ज़ा की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, तो शुगर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग में जब शुगर की प्रोडक्शन इंक्रीज की तो पिज़्ज़ा हमें कम सेक्रीफाइस करना पड़ा, लेकिन बाद में पिज़्ज़ा हमें ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो उसकी निस्बत हमें शुगर पहले से कम मिल रहा है। सो इसीलिए इसकी स्लोप जो है वो पहले से इंक्रीज हो रही है। सो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि पीपीएफ जो है वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करता है, क्योंकि स्टार्ट में पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा लेकिन बाद में ज़्यादा पिज़्ज़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा है एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ शुगर के लिए। If we compare GDP and GNP, then GNP equal to GDP minus net income from abroad, GNP equal to GDP plus net income from abroad, GNP equal to NNP minus net income from abroad, GNP equal to NNP plus net income from abroad.
जीडीपी में जब भी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर ली जाती है तो जीएनपी आ जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इस तरह से फाइंड आउट की जाती है कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे होते हैं वो जब रेमिटेंसेस भेजते हैं तो उन रेमिटेंसेस को ऐड कर लिया जाता है जीडीपी में, और जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं वो जो अपने मुल्कों में पैसा भेजते हैं पाकिस्तान से वो जीडीपी से माइनस कर दिया जाता है, तो हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाती है। सो जीडीपी में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो हमारे पास जीएनपी आ जाती है। आइए हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम डिस्कस करते हैं। आपको ये फॉर्मूलाज याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इनसे रिलेटेड अक्सर टेस्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहले है जीडीपी। जीडीपी इक्वल होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इक्वल होती है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और जीडीपी में जब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर लिया जाए तो जीएनपी आता है। जीएनपी में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस माइनस करें तो एनएनपी बन जाता है, और एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके सब्सिडीज ऐड कर दें तो नेशनल इनकम बन जाती है। और नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, प्रॉफिट टैक्स और सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस माइनस करके ट्रांसफ़र पेमेंट्स ऐड करने से पर्सनल इनकम बन जाती है। और पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करें तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बन जाती है। आपको ये सारे फॉर्मूलाज अच्छी तरह से याद होने चाहिए। If state wishes to stimulate consumption, which one of the following measures be the most effective? Increase in aid to agriculture and industry, an increase in old age pension, a decrease in higher rates of income tax, a decrease in personal tax allowances. कंजम्पशन फंक्शन होता है डिस्पोजेबल इनकम का। इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ जाती है। डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम और प्रॉपर्टी पर। अगर डायरेक्ट टैक्स का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाए तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाती है। अगर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, अ डिक्रीज इन हायर रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। Consumption spending does not include households' purchases of food, households' purchases of a carrier, households' payment of rent for an apartment, households' purchases of stock in any XYZ corporation। अगर हम चारों ऑप्शन में देखें तो हो कंजम्पशन रही है, लेकिन जो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस हैं उनमें ऐसी कंजम्पशन है जिससे कोई फ्यूचर रिटर्न्स नहीं आ रहे। लेकिन जो डी ऑप्शन है जब परचेजेज ऑफ स्टॉक करते हैं तो उनमें फ्यूचर में हमें कोई प्रॉफिट या रिटर्न या इनकम आती है। सो इसका मतलब ऐसी कंजम्पशन को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं जिससे फ्यूचर में रिटर्न्स आते हैं। सो फर्स्ट थ्री ऑप्शंस में तो कंजम्पशन हो रही है। जो ऑप्शन डी है इसमें कंजम्पशन तो हो रही है लेकिन ये कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज डी, हाउसहोल्ड्स परचेजेस ऑफ स्टॉक इन एनी XYZ corporation. Which one of the following would cause a fall in the level of aggregate demand in the economy? A decrease in the level of imports, a fall in the propensity to save, a decrease in government expenditures, a decrease in the level of income tax. एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला देखें तो वो होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल होती हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। जब भी इन वेरिएबल्स में इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, अगर ये डिक्रीज होंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज होगी। अगर ऑप्शन ए देखें तो इसमें हो रहा है अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इंपोर्ट्स। जब इंपोर्ट्स डिक्रीज होती हैं तो नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज होती है जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन बी में देखें अ फॉल इन द प्रोपेंसिटी टू सेव। जब प्रोपेंसिटी टू सेव फॉल करता है तो कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होता है। कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। ऑप्शन डी देखें अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिक्रीज होता है तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है। डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होने से कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होता है। कंजम्पशन लेवल इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज होगी। बाकी तीनों ऑप्शंस में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है।
ये था हमारा आज का 5th लेक्चर। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस लेक्चर में हमने ज़्यादा मैक्रो को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्रो और मॉनेटरी दोनों को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें ताकि आप मेरी टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ फॉलो कर सकें। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्यूरीज या सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप अपनी क्यूरीज मेरे फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं। होपफुली मैं वहाँ पे भी आपकी क्यूरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।